हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई ऐसे चल रही होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल बाय हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का क्या क्या देख लिया था। पोटेंशियोमीटर के हेल्प से किसी भी गिवन सेल का ईएमएफ किस तरीके से फाइंड आउट किए थे, ये चीजों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद क्या देखा था, दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन किए थे बाय हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा वही कंसेप्ट यहां रिपीट होगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी उसको रिकॉल करके आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या टॉपिक था, पहला क्या था, पोटेंशियोमीटर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, गिवन सेल का ईएमएफ फाइंड आउट किए थे। तो वही कंसेप्ट यहां पे लगेगा, तो थोड़ा सा उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के हेल्प से किस तरीके से फाइंड आउट किया था। देखो, हमने क्या किया था, एक पोटेंशियोमीटर बनाया था। पोटेंशियोमीटर में कितने 10 लाइंस होता था, किसका, वायर किस मटेरियल का जनरली बना होता है, मैग्नीन का। ठीक है, और इसका लेंथ कितना होता था, 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से था। इसमें क्या था, दो सर्किट था। दो सर्किट क्यों बोला गया था, ये भी हमने बोला था। एक का क्या नाम था, प्राइमरी सर्किट। दो सर्किट क्यों था, रीजन क्या था, एक का क्या नाम था, प्राइमरी, इसका क्या रीजन था, ये भी चीजें डिस्कस कर लिए थे। दूसरे का क्या लिखे थे, सेकेंडरी सर्किट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखो ये जो हमारे पास था, इसको क्या बोल दिए थे इस तरीके से, प्राइमरी सर्किट में इस तरीके से हमने क्या सेल जोड़ा था, इसके बाद एक की था, फिर इस तरीके से बना लिए थे। ये क्या था हमारे पास, प्राइमरी सर्किट। ये क्या हमारे पास था, रियोस्टेट, जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है। ये क्या था हमारे पास, ईपी मींस क्या, प्राइमरी सेल। ये क्या था, की। बात समझ में आया। तो इसके हेल्प से हम लोग गिवन सेल का ईएमएफ कैसे निकाले थे, वही कंसेप्ट रिपीट होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लगाए थे हम लोग, सेकेंडरी सर्किट में एक हमने ES लगा दिया था, मतलब सेकेंडरी सेल लगाया था, जिसका हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर दिया था, एक गैल्वेनोमीटर ऐड कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब क्या कि ये वायर ऊपर से गया हुआ है, इसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया था, गैल्वेनोमीटर में वायर को जोड़ के यहाँ पे क्या जॉकी को ऐड कर दिए थे। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया था पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिए थे हम लोग, कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से क्या क्या चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें क्या हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियोमीटर के हेल्प से गिवन सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्या देखा था कि है बाय हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या निकाले थे हम लोग, ईएस का वैल्यू। ईएस का वैल्यू मींस क्या, कि किसी गिवन सेल का ईएमएफ। बात समझ में आ रहा है। तो देखो, जो प्राइमरी सर्किट है ना, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। प्राइमरी सर्किट हमेशा सेम रहता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सेकेंडरी सर्किट चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें किए क्या था, मतलब क्या क्या किस तरीके से इसका वर्किंग किए थे, वो जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास जो ईएमएफ निकालते हैं उसका सर्किट डायग्राम है। विदाउट सर्किट डायग्राम हम लोग कोई काम कर ही नहीं सकते। बिना सर्किट बनाए हुए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म थोड़ी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें सर्किट बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग सर्किट बना लेंगे। ये क्या था, हम लोग हमने बताया था, ये क्या था हमारे पास, मैग्नीन वायर था। क्या था हमारे पास, मैग्नीन वायर। ठीक है, और ये क्या था, सेकेंडरी सेल, जिसका हमें ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो करेंगे क्या कि जो के है इसको क्लोज कर दी। जैसे ही की क्लोज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इससे करंट फ्लो होगा। मतलब ये जो सेल लगा हुआ है ईपी प्राइमरी सेल में, यहां से करंट इस तरीके से फ्लो होने लगेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक जॉकी है, इसको कांटेक्ट कराएंगे कहां, ए टर्मिनल पे। ए टर्मिनल पे ही क्यों कांटेक्ट करवाएंगे, इसका एक प्रिकॉशंस वहां पे बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, कि हमेशा जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स होंगे, जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा, उसको एक कॉमन पॉइंट से जोड़ेंगे। और रीडिंग्स जो लेते हैं हमेशा हायर पोटेंशियल से लेते हैं। हायर पोटेंशियल मींस क्या है, जो की है फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, कांटेक्ट पे लाएंगे, फिर धीरे 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 स्लाइड करके हम लोग बैलेंस पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर आ रहा बात समझ में। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे स्लाइड करके एक बैलेंस पोजीशन ढूंढा। बैलेंस पोजीशन मींस क्या, कि गैल्वेनोमीटर में जब नो डिफ्लेक्शन, इट मींस क्या, डिफ्लेक्शन कोई शो नहीं करेगा, इट मींस ये इस पॉइंट पे हमें बैलेंस पोजीशन मिल गया। बात समझ में आ रहा है। बैलेंस पोजीशन कैसे ढूंढेंगे, जॉकी को इस मैग्नीन वायर पे धीरे धीरे स्लाइड करेंगे और गैल्वेनोमीटर में देखते रहेंगे। जहां पे गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होगा, वहां पे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही स्लाइड किए तो 0 आ गया। तो स्लाइड मतलब बैलेंस पोजीशन से पहले क्या हुआ होगा,
बैलेंस पोजीशन से पहले इलेक्ट्रिक करंट ऐसे कुछ फ्लो हुआ होगा और ये जॉकी जब यहाँ कांटेक्ट में था तो इस जॉकी के थ्रू सेकेंडरी सर्किट में भी कुछ इलेक्ट्रिक करंट गया होगा। कहने का मतलब कुछ यहाँ से प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी में गया होगा और सेकेंडरी सेल के कारण से प्राइमरी में भी गए होंगे। जब बैलेंस पोजीशन हमने ढूंढ लिया, इस कंडीशन में देखो यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो रहा होगा, लेकिन जो यहां से दूसरे सर्किट में जो जा रहा था उसका वैल्यू अब 0 हो गया, तो यहां से कोई करंट आया ही नहीं। इट मींस क्या, ये जो हमारे पास सर्किट है एक दूसरे से, मतलब ये जो दो सर्किट है फर्स्ट एंड सेकंड, एक दूसरे से आइसोलेट हो गया, इसीलिए इस वाले को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट, और दूसरे को क्या बोलते थे, सेकेंडरी सर्किट। अब देखो जब हमारे पास इसको हमने मान लिया जीरो पोटेंशियल, हमने बोला था, मतलब ऐसे जानते होगे कि बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वाले टर्मिनल को अगर हमने मान लिया जीरो है तो इस वाले का कुछ तो होगा, और क्या कुछ होगा, एक कंसेप्ट और यहां पे लगेगा, उसको भी क्लियर कर लो। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, बात समझ में आया। तो ईएमएफ कब बोलते हैं, जब ओपन सर्किट में बैटरी से आउटपुट जो हम लोग लेते हैं, इन ओपन सर्किट में बैटरी का जो आउटपुट होता है ईएमएफ के इक्वल होता है, बात समझ में आया, क्योंकि वहां पे कोई लॉसेस नहीं होता। और जब क्लोज सर्किट होगा तो वहां पे जो आउटपुट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। फिर से सुनो, किसी भी ओपन सर्किट में आउटपुट जो होता है ईएमएफ के इक्वल होता है और क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता है। ये सब कंसेप्ट यूज होने वाले इस टॉपिक में, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो इस वाले जो प्राइमरी सर्किट में है, देखो पूरा इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या बन रहा है, क्लोज सर्किट बना रहा है। इट मींस ये जो हमारे पास ईपी सेल है इसके कारण से क्या मिलेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो ये टर्मिनल जीरो हो गया, तो ये वाले टर्मिनल्स को ईपी डायरेक्ट नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा जिसके कारण से यहाँ पे हम लोग वी लिख लेंगे, मतलब कुछ होगा पता नहीं, तो इसके रीजन से क्या पोटेंशियल वी लिख लेंगे। तो ये पूरा टर्मिनल यहाँ तक क्या जीरो पहुंच गया, क्योंकि इधर तो कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो ये क्या पहुंच गया, 0 0 0। तो यहां तक ये टर्मिनल तक 0 पहुंच गया और यहां तक V पहुंच गया। तो हमने देखा था, ये डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में कि L लेंथ पे कितना पोटेंशियल V, तो यूनिट पे क्या होगा V/L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस तरीके से बना लिया था। इसके बाद सेकेंडरी सेल की बात करें तो देखो यहां से तो एट बैलेंस पोजीशन यहां से तो कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो ही नहीं रहा है, तो Ig का वैल्यू 0 है, Ig का वैल्यू 0 है। इट मींस क्या, देखो यहां से करंट कुछ है ही नहीं, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें जो आउटपुट आएगा किसके इक्वल आएगा, ईएमएफ के इक्वल आएगा। तो लोअर पोटेंशियल को अगर 0 मान लिए तो ये कितना होगा, ES, इसमें तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, तो यहाँ क्या पहुंच जाएगा, देखो 0 0 0, यहाँ तक 0 है, यहाँ पे क्या आ गया ES। तो देखो इसका बैलेंस पोजीशन का लेंथ कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ पे मीटर स्केल लगे होते हैं, वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मीटर पे, सॉरी कितने सेंटीमीटर पे, मीटर स्केल में जनरली किसमें मेजरमेंट, मतलब किसमें मार्किंग रहता है, सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। तो जो बैलेंस पोजीशन आएगा हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे। तो इसका हमने मान लिया अभी कि L1 डिस्टेंस पे है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, L1 डिस्टेंस पे कितना हुआ, 0 माइनस ES। इट मींस क्या, ES। तो यूनिट पे क्या था, ये चीजें फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे करके काम खत्म करते हैं, फिर मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसी प्रिंसिपल पे ए बी जो अभी हम लोग करने वाले हैं टॉपिक, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड को अगर हम लोग देखें तो ES बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से किए तो इसको लिख सकते हैं V/L। तो ES का वैल्यू क्या आएगा, V/L इंटू क्या जाएगा, L1। बात समझ में आया। तो यही फॉर्मूला अपने काम का है, जो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकालेंगे प्राइमरी सेल का, इस फॉर्मूले से ही निकलेगा। इट मींस क्या, अगर सेकेंडरी सर्किट में जो हमारे पास सेल कनेक्ट किया गया है इसका अगर EF निकालना है तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ES इक्वल टू V/L इंटू L1। V/L क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसका, प्राइमरी सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप आया और जो लेंथ जितना पे आया इसको क्या बोला जाता है, V/L मींस क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद होगा इक्वल टू dV/dx। तो E क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV/dx को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक्चुअल में पोटेंशियल कितना है, V/L को भी बोल सकते हैं कि नहीं। तो बहुत जगहों पे इसको x से भी डिनोट किया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस क्या, x, क्लियर इतना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कभी भी सेकेंडरी सर्किट में जो सेल लगा हुआ हो, अगर लगा हुआ है, इसका अगर EF निकालना है तो सिंपली ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। इसको पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट लेक्चर जाके आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वहां पे अच्छे से इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है।
ऐसे मैंने यहाँ पे इतना बता दिया कि समझ में आ जाए अब जो टॉपिक है, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बाय हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या करने वाले हम लोग, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो पहले क्या काम करेंगे, देखो सर्किट डायग्राम क्या करने वाले हैं, सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम अभी जस्ट बताए थे कि सर्किट डायग्राम कभी भी बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सेकेंडरी सर्किट में चेंज होता है। पोटेंशियोमीटर का कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो दो सर्किट बनाते हैं, एक तो प्राइमरी सर्किट, दूसरा सेकेंडरी सर्किट। अभी जैसे डिस्कस किए थे, तो प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं होने वाला, चाहे कोई सा भी एप्लीकेशन हो पोटेंशियोमीटर का, प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज होने वाले हैं, सेकेंडरी सर्किट में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सर्किट अगर बनाए, इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाए तो प्राइमरी सर्किट में वही कहानी, देखो क्या हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, रियल स्टेट, इसके बाद यहां क्या लगा दिए थे, प्राइमरी सेल, ए क्या हमारे पास, की, बात समझ में आया। ये तीनों क्या है, सीरीज में ऐड किया हुआ है, इसको कोई इधर भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीरीज में बस ऐड कर देना तीनों को। इसके बाद क्या करना है, इससे हमने क्या कर दिया, मैग्नीन के वायर को यहां कनेक्ट कर दिया। मतलब ये दो टर्मिनल है, किसका, पोटेंशियोमीटर का दो टर्मिनल है, जिससे हम लोग ये तीनों चीजें कनेक्ट कर दिए। एक क्या हमारे पास, रियोस्टेट, जिससे वेरिएबल रेजिस्टेंस निकालते हैं। एक क्या हमारे पास, ईपी, एक क्या की के, क्लियर है। अब देखो सेकेंडरी सेल में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या चेंज करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो इसमें क्या एक लगा लेंगे हम लोग, ईएस लगा लिए। ईएस मीन्स क्या, जो सेकेंडरी सेल में जो बैटरी लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट में जो बैटरी लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोला जाता है, ठीक है। ईएस क्या हमारे पास, सेकेंडरी सेल, ठीक है। इससे पैरेलल एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लेंगे। अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग नॉन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ नहीं है, एक वुडन का बॉक्स होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। अंदर में क्या वायरिंग इस तरीके से लगाते हैं, देखो इस तरीके से बॉक्स होगा, इसके अंदर वायरिंग इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे कुछ वायरिंग लगे होते हैं। अब कुछ नहीं, ए सब पे मार्किंग होता है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, बात समझ में आ रहा है। अब देखो जब इसमें, और ये क्या होता है, देखो ये जो लाइंस होते हैं ना, क्या होते हैं, देखो जब इसमें हम लोग की लगे होते हैं, देखो इस तरीके से 1 ओम 2 ओम 3 ओम इस तरीके से बहुत वायरिंग लगे होते हैं। यहाँ पे क्या की लगा होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इस टर्मिनल से आएगा तो की किसका होता है, कंडक्टर का होता है। की किसका होता है, कंडक्टर का। जब की लगे होते हैं तो ऊपर ऊपर ही इलेक्ट्रिक करंट चला जाता है, नीचे जाता ही नहीं, तो हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलता जो मार्किंग किया हुआ होता है। जब इसमें से की निकाल देते हैं, मान लो यहां से की निकाल दिए तो देखो ए ओपन बन गया, ये सर्किट क्या हो गया, यहां से ओपन हो गया, तो मजबूरी में अब इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो होना होता है, ठीक है। तो जितना मार्किंग किया रहता है रेजिस्टेंस का, उतना हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है, बात समझ में आ रहा है। इससे नॉन रेजिस्टेंस मिलता है। और कैसे हम लोग नॉन रेजिस्टेंस निकालेंगे, जितने ओम का की निकाल लो, की लगा होता है और उसके नीचे रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखा होता है, 2 ओम 4 ओम 10 ओम, ठीक आ रहा है बात समझ में। तो जितने की को निकालोगे, मान लो 10 ओम वाले की को निकाल लिए तो हमें कितना रेजिस्टेंस मिल गया, 10 ओम। अगर दो की को कोई निकाल रहा है तो जितने भी कीज इसमें लगे होते हैं सीरीज में लगे होते हैं, तो 2 कीज निकालोगे, 3 कीज निकालेंगे, तो सबको क्या कर देना है, सम करते जाना है, हमें मिलते जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एक वुडन का होता है बॉक्स, उसके अंदर इस तरीके से वायरिंग किया रहता है और की लगा होते हैं। मतलब जितना रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही की हम लोग इससे निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना कीज निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा, बात समझ में आए। तो वही यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड किया जाता है। अभी क्या रिजल्ट देखे थे, ES V/L × L1, ठीक है। V/L क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको X से भी डिनोट करते हैं बहुत जगहों पे, ठीक है। अब देखो इससे क्या कर दिए, इसे की जोड़ के इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसका जो दूसरा टर्मिनल है, इसमें हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर ऐड करके, ठीक है, गैल्वेनोमीटर ऐड करके हमने जॉकी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये हमने मान लिया कि ये L पूरा कितना वायर है, L का, और जो बैलेंस पोजीशन मिला वो कितने पे मिला, L1 पे मिला, ठीक है। पूरा कितने वायर का है, L। डायग्राम बना लो आप लोग, ठीक है। फिर अभी देखते हैं वर्किंग किस तरीके से कराएंगे। अब इसमें दो की है, तो इसको K1 मान लिया और इसको K2 एज्यूम कर लिए, ठीक है। 2 कीज है, वन वेज की, इसको क्या बोलते हैं, वन वेज की, और दो है तो इसको एक को क्या मान लिए, K1 और दूसरे को K2, ठीक है।
अब देखो वर्किंग कैसे करेंगे इसमें। वर्किंग में क्या करना है, सिंपल है, बहुत आसान, ठीक है। अब एक कंसेप्ट अगर ये समझ में आ गया तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। तो फर्स्ट क्या काम करेंगे, देखो वर्किंग में की K1 को क्लोज कर देंगे और K2 को ओपन रखेंगे। बात समझ में आ रहा है, की K को क्लोज कर देना है और K2 को ओपन करना है। तो फर्स्ट क्या काम किए, देखो ऐसा करने से क्या होगा समझते हैं। फर्स्ट की K1 इज क्लोज्ड, ठीक है, और K2 को क्या रखेंगे, ओपन, एंड की K2 इज ओपन, ठीक है। अब देखो जब की K को क्लोज कर दे, क्लोज मींस क्या, डॉट लगाना, ठीक है। जैसे ही डॉट लगाएंगे यहां से ये जो EP है इसके रीजन से इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। और इसको K2 को ओपन ही रखना है, क्लोज नहीं करना है। तो देखो जब ओपन होगा, आई बात समझ में, जब ओपन होगा इट मींस क्या, इस वाले सर्किट से कोई मतलब ही नहीं है, इस वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है अभी समझते हैं। जैसे क्लोज कर दिए, यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, फिर क्या करेंगे, जॉकी को यहां पे कांटेक्ट में लगाएंगे। बैलेंस पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ए पॉइंट पे जैसे ही जॉकी को कांटेक्ट में लाएंगे गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस पोजीशन ढूंढना है। तो धीरे धीरे इस मैग्नीन वायर पे जॉकी को स्लाइड करेंगे और एक बैलेंस पोजीशन कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो हमने मान लिया कि सी पॉइंट पे बैलेंस पोजीशन मिल गया, कितना, ए से L1 डिस्टेंस पे। क्लियर है ना बात समझ में, कोई दिक्कत। तो देखो जब ऐसा किए तो अभी तो K2 हमारे पास खुला हुआ है, तो इस वाले से जब देखो एट बैलेंस पोजीशन हम लोग देखें तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, जीरो। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये जीरो पोटेंशियल मान लिए तो यहां तक जीरो पहुंच गया। अभी प्रीवियस एग्जांपल, जैसे प्रीवियस जो एप्लीकेशन था जिसमें हम लोगों ने किसी गिवन सेल का EF निकाला था, उसमें यही तो किए थे। इसको अगर जीरो मान लिए तो यहां तक जीरो पहुंच गया और यहां पे रियोस्टेट लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको क्या मान लिए थे, V, तो ये टर्मिनल V हो गया था। बात समझ में आ रहा है। अब सेकेंडरी सेल की बात करें तो ये तो हमारे पास K2 ओपन है, K2 क्या है, ओपन है। एट बैलेंस पोजीशन की बात करेंगे, सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी सेल जो सेकेंडरी सर्किट में लगा हुआ इसकी बात करें तो क्या होगा, देखो ये तो K2 क्या हमारे पास ओपन है, तो इस वाले सर्किट से कोई मतलब है क्या, नहीं है। ओपन है तो इधर से तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। इट मींस इस वाले रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला चाहिए, बच्चा को भी समझ में आ सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें इससे कोई मतलब नहीं है। इट मींस क्या कि अगर ए जीरो पोटेंशियल हुआ तो ए ES हुआ तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। देखो इधर से कोई करंट जा नहीं रहा है, इधर से भी कोई करंट नहीं जा रहा है। इट मींस क्या, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये जीरो ES। तो याद करो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर ये रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं होता तो सीधा डायरेक्टली ए रिजल्ट लिखते कि नहीं लिखते, समझ में आई बात। तो डायरेक्ट अगर ए K2 को ओपन रखेंगे तो ES का वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या कर लेंगे, देन फाइंड आउट, शॉर्ट में लिखते हैं, बैलेंस पोजीशन बाय हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से करेंगे, जॉकी एंड गैल्वेनोमीटर, J फॉर जॉकी और G फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हमने मान लिया, एज्यूम बैलेंस पोजीशन एट पॉइंट C, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A इज L1। बात समझ में आ रहा है। देखो C पॉइंट पे बैलेंस पोजीशन मिला फ्रॉम पॉइंट A से, और ये डिस्टेंस कितना है, L1 पे। तो वही लिखा, एज्यूम बैलेंस पोजीशन एट पॉइंट, कहां पे मिला, C पॉइंट फ्रॉम पॉइंट A इज L1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इज एट पॉइंट C फ्रॉम डिस्टेंस A इज L1, ठीक है। तो देखो EMF जो हो जाएगा, EMF जो होगा ES का हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इसके, कितना हो जाएगा, V/L इंटू L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी। अब क्या करेंगे कि K2 को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। कि K1 को तो क्लोज रखना ही नहीं, मतलब रखना ही है, और K2 को भी इस बार क्या कर देना, हम लोग क्लोज कर देना है।
की K1 को तो जैसे का तैसे रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। की K2 को भी क्या कर देना है, हम लोग को क्लोज कर देना है। इसके बाद फिर से बाय हेल्प ऑफ जॉकी एंड गैल्वेनोमीटर क्या करना है, हमें बैलेंस पोजीशन ढूंढना है। क्लियर है इतना? देखो जैसे इसको क्लोज करेंगे, मतलब डॉट लगा दिए, मतलब क्लोज कर दिए। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में नॉन रेजिस्टेंस होता है, की निकाल देंगे। मान लो 10 ओम वाले की निकाल लिए तो 10 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इसके रीजन से मतलब इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो अलग कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, बैलेंस पोजीशन ढूंढना है। तो क्या कर लिए, देन की K2 is closed, ठीक है। देन फाइंड आउट बैलेंस पोजीशन। ठीक है, इतना ही बात समझ में। फिर से क्या करेंगे, देन की K2 इज क्लोज, देन फाइंड आउट बैलेंस पोजीशन बाय हेल्प ऑफ G एंड J। ठीक है, अब इसको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लिए कि इस बार C डैश पे कहां पे मिला, देखो C डैश पे मिला। ये जो हमारे पास पॉइंट है C डैश पे, और ये जो डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसको हमने क्या मान लिया, L2 पे मिला। कितने पे मिला, L2 पे। ये डिस्टेंस हमने मान लिया यहां से यहां, कितना मिल गया, C डैश पे L2 पे मिला। अब इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से EMF या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आएगा वो लिखना पड़ेगा। तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या फिर EMF आएगा, उसको समझना है। तो देखो बैलेंस पोजीशन की बात करें, जब की K2 को क्लोज करेंगे तो यहां से तो इलेक्ट्रिक करंट जीरो आ रहा है। बैलेंस पोजीशन पे हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है। लेकिन इस वाले सेल के रीजन से, ES के रीजन से रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा। तो देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो करके फिर यहीं पे पहुंच जाएगा। इट मींस क्या, क्लोज सर्किट बना रहा है। क्या बना रहा है, क्लोज सर्किट। तो अभी हमने बताया था कभी भी क्लोज सर्किट में मतलब नेट आउटपुट किसके इक्वल होता है, EMF के इक्वल होता है कि नहीं होता। सॉरी, किसी भी क्लोज सर्किट में नेट आउटपुट किसके इक्वल आता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता है। पहले ही हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस बार क्या क्लोज सर्किट बनेगा तो किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग यही करने वाले हैं। ये ऊपर वाला हो गया होगा, ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखो फिर से क्या किया, देन की K2 क्लोज, देन फाइंड आउट बैलेंस पोजीशन बाय हेल्प ऑफ G एंड J। एज्यूम, फिर से वही बैलेंस पोजीशन is at point C dash from A is कितना मिल रहा है हमें, L2। बात समझ में आ रहा है, C dash A से कितना हमें, L2। देन हम लोग क्या लिखेंगे इस बार, देखो इस बार EMF नहीं आएगा, क्या आएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो उसको हमने मान लिया V डैश। तो V डैश किसके इक्वल आएगा, देखो प्राइमरी सेल में कोई चेंज नहीं, और ये क्या आ गया, L2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं है, दो इक्वेशन बन गया, दोनों के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम का काम खत्म, इसको मिटा दे। ठीक है, मिटाते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, उसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हमें पता है, देखो वी नो डैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कितना होता है, देखो R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ये चीजें पता है। ठीक है, अब कुछ नहीं, दो इक्वेशन बनाए थे, दोनों को यहां रखेंगे। ठीक है, काम खत्म। तो इन दिस इक्वेशन क्या है, देखो इन दिस कंडीशन, सॉरी इन दिस कंडीशन क्या होने वाले हैं, E का वैल्यू क्या है, ES के इक्वल। E का वैल्यू क्या है, ES के इक्वल। ठीक है, और V का क्या हमने लिखा, V डैश। ठीक है, R जो लिखेंगे ES माइनस V डैश अपॉन V डैश इंटू R, यही तो है। तो देखो दो इक्वेशन तो था, उसको हमने दो इक्वेशन जो था उसके अकॉर्डिंग यहां पे डेटा पुट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखो तो R हो गया, ES का वैल्यू क्या था, ES का वैल्यू यही तो था V बाई एल इंटू L1, और V डैश का वैल्यू क्या निकाले थे, V बाई एल इंटू
L2, ये दोनों डेटा यहाँ पे रखेंगे, जो भी आएगा वो आंसर है अपना। ठीक है, V डैश कितना हमारे पास B बाई एल इंटू L2 डिवाइडेड बाई V बाई एल इंटू L2, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो R। R क्या था, R याद होगा रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हम लोग की निकालते थे उसका रेजिस्टेंस है। बात समझ में आया। अब देखो V बाई एल ऊपर नीचे कॉमन हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आया L माइनस एल बाई टू, सॉरी L माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू R। ठीक है, जो भी कटा उसको काटो, यहां लिख लो। तो ये अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या आ गया, वैल्यू आ गया, प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब L1 कब लिए थे, L1 कब लिए थे, जबकि K2 को ओपन रखे थे तो किसका वैल्यू आया था, L1 का वैल्यू। जबकि K2 को क्लोज रखे थे तो किसका वैल्यू आया था, L2 का। और ये R क्या है, R हमारे पास जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो की निकालने के बाद जो रेजिस्टेंस हमें मिला था उसका वैल्यू। क्लियर है इतना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर, ये हो गया इतना, मिटा दें, हो गया होगा ना, मिटाते हैं। देखो क्या है, वेयर L1 जो है डिस्टेंस फ्रॉम A टू C, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम A टू C। क्लियर है इतना। व्हेन की K2 इज ओपन, बात समझ में आ रहा है, जब की K2 ओपन था। L2 क्या हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम A टू C डैश, व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, बात समझ में आ रहा है। और R क्या हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस था उसी का वैल्यू है, रेजिस्टेंस ऑफ RB, बात समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।